हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको पता चल रहा है मैं लंबी क्लास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि पीछे से माइक की आवाज़ खराब हो जाती है, क्योंकि बताया ना लैपटॉप डैमेज हो गया है। माइक ऑर्डर किया हुआ है, अब देखो कब तक आता है, अभी तक 20 तारीख को था, 20 को आना है। अब देखते हैं कब तक पहुँचता है अपने पास। जब तक पहुँचेगा हम लोग छोटी-छोटी क्लास करते रहेंगे, इससे यदि पता चलता है क्लास में आवाज़ दिक्कत है, मैं तुरंत उसको रीसेट कर देता हूँ और आवाज़ थोड़ा सही हो जाती है। इसमें आपको आवाज़ सही आ रही होगी, ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों को चंदा देने का मन तो नहीं है, डोनेशन? तो ये नंबर है, आप इस पे गूगल पे, फ़ोन पे जो चाहो वो दिन दहाड़े कर सकते हो। 7747064937 जो भी करना है, जितना करना है, इस पे कीजिएगा, दान दक्षिणा देते रहिएगा। मज़ाक कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करना, पहले मैसेज डालना उस पे, फर्जी नंबर है वो। चलो, एक टॉपिक है आपका इतिहास में, कार्य-कारण संबंध क्या होता है और कल्पना क्या होती है? हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है ना? कॉज़ एंड इमेजिनेशन क्या होते हैं? आपने ये चीज़ सुना होगा या पढ़ा होगा कभी भी? क्या? पढ़ते नहीं हैं बोलो तो? पढ़ना है ही नहीं अपन को, है कि नहीं? पढ़ना अपना काम ही नहीं है, क्या करना पड़ गया अपन को? सुनो, आपने आप एक आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी कि जो कुछ भी घटना होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। उसके पीछे ना कुछ कारण रहा होगा। यदि कोई घटना घटी है, तो कोई दीर्घकालिक कारण रहा होगा, कोई आपका तत्कालिक कारण भी रहा होगा, है कि नहीं? कहने का मतलब है कि आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि जो चीज़ हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई घटना नहीं घटित हो रही है। क्या? बिना कारण के कोई भी घटना आपकी घटित नहीं हो रही है। हाँ या ना? बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल। आज जैसे बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध का प्रसिद्ध सिद्धांत है पिट्ठीय समुत्पाद का सिद्धांत। पिट्ठीय समुत्पाद का सिद्धांत क्या बोलता है? किसी वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु का होना निश्चित मतलब यदि एक वस्तु एक किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ पे हुई होगी। और जब ये घटती है तो दूसरी भी बढ़ती है, घटती होती है। इस बात को आपने ध्यान दिया होगा। गौतम बुद्ध इस बात को बोलते हैं। सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी घटना स्वतः घटित नहीं होती है। बल्कि उसके पीछे क्या कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई ना कोई कॉज़ रहा होगा। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इतिहास में भी कार्य-कारण का सिद्धांत इसी विचार को स्वीकार करता है। जैसे हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस जिनको हम इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरी का। तो बताते हैं कि हिस्ट्री जो बुक है, बुक लिखने का उद्देश्य क्या था? उनका बुक लिखना उद्देश्य ही बताते हैं। वो ग्रीक और जो बर्बर जातियाँ थी उनके कार्यों को संरक्षित करना चाहते थे और उनके युद्धों के कारणों के बारे में बताना चाहते थे, कारणों के बारे में, जिससे आपको पता रहे कि युद्ध किन कारणों से हुआ है, किन कारणों से। उन्होंने अपनी बुक लिखने तक के भी कारण बता दिए कि उन्होंने बुक लिखा है। उन्होंने बुक लिखने तक का कारण बताया कि उन्होंने बुक लिखा है। अर्थात यहाँ पे क्या इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं है, उन कारणों की खोज करता है, वो घटनाएँ क्यों घटी हैं। मतलब कि कार्य कारण सिद्धांत इतिहास में क्या बताता है, आपसे पूछा जाएगा कि कार्य कारण सिद्धांत आपको इतिहास में क्या बताता है? बताते हैं कि भैया कोई भी घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। कोई ना कोई उसके पीछे कारण रहता है। चाहे वो आपका इमीडिएट तत्कालिक कारण हो सकता है, क्या? आपका वो तत्कालिक कारण भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ 80-50 रिवॉल्ट की हम बात ही कर रहे हैं, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसके तत्कालिक कारण में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? कारतूस का विवाद देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए। इसमें हम दीर्घकालिक कारण भी देख सकते हो, दीर्घकालिक कारण भी आपको दीर्घकालिक कारण कौन से हो सकते हैं? जैसे आपको पता है 80-50 रूल आर्थिक कारण, प्रशासनिक असंतोष, आर्थिक शोषण इत्यादि, इत्यादि। कुछ सहायक कारण भी हो सकते हैं, है ना? कुछ सहायक कारण भी हो सकते हैं, जमींदारी व्यवस्था इत्यादि। कुछ आकस्मिक कारण भी हो सकते हैं, जो तत्काल में घटित हो रहे हो वैसे, है ना? मतलब विभिन्न प्रकार के कारण आपके हो सकते हैं किसी भी घटना के पीछे, ठीक है ना? इवन मॉन्टेस्क्यू आपके मॉन्टेस्क्यू इतिहासकार वो क्या लिखते हैं? उन्होंने अपनी कृति में लिखा है, क्या लिखा है? कि हर राजवंश के उत्थान और पतन के पीछे नैतिक और भौतिक सामान्य कारण होते हैं। क्या? कोई राजवंश यदि उत्थान करता है, पतन करता है तो नैतिक या भौतिक कारण होते हैं। हम देखते हैं हमने मौर्यकाल पढ़ा था, तो मौर्यकाल के उत्थान में भी कुछ कारण थे और पतन में भी कुछ कारण थे। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपको याद होगी, घनानंद की कहानी आपको याद होगी और पतन में कुछ कहानी आपको याद होगी। हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। कोई बात करते हैं उसको उत्थान के पीछे कारण पढ़ते हैं और आपके पतन के पीछे पढ़ते कि नहीं? कुछ घटित होता है, उन्हीं कारणों के तहत होता है। कारणों के तहत ही घटना घटित होती है। फर्स्ट है कि प्रत्येक क्या इतिहास में कोई भी घटना होती है, वह किसी कारण विशेष के अधीन होती है। बात को आपको याद रखना है। अच्छा, मनुष्य और कारण संबंध क्या है? मैन एंड द लॉ ऑफ कॉजेशन। तो मनुष्य का व्यवहार कल्पनाओं या इच्छाओं से संचालित नहीं होता है। आपका व्यवहार भी कल्पनाओं या इच्छाओं से संचालित नहीं हो रहा है। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, तो ये कल्पना से नहीं है, या किसी कारणवश होगा। किसी न किसी घटनावश आपके लिए इतना अच्छा व्यवहार मैं आपके लिए रख रहा हूँगा। तो मनुष्य का व्यवहार कल्पनाओं या इच्छाओं से संचालित नहीं होता है, वह बल्कि वह प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। प्राकृतिक नियमों नेचुरल लॉज़ एंड प्रिंसिपल्स के द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ इतिहासकार इस दृष्टिकोण के विपरीत भी है।
कुछ ऐतिहासिक कारण को नहीं मानते, वो नीतिवाद को मानते हैं। जैसे आपके आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली गोसाल, वो नीतिवाद को मानते हैं, जो नियत में लिखा हो वही आपका होगा, ठीक है ना? अब लिखा हुआ है, इतिहास में मुख्य प्रश्न यह है कि ये कैसे हुआ या क्यों हुआ? कारक सिद्धांत क्यों का मान मानता है, लेकिन जो नीतिवादियों के यह कैसे हुआ? यहाँ पे लिखा है देखो, परंतु यह दृष्टिकोण कि अंतः कारण से ही संबंधित। कैसे हुआ? तो कैसे भी तो कारण आ रहा है, क्यों में भी कारण है, और कैसे हुआ बोलते ना, कैसे हुआ, क्यों है हुआ, इतना ज़रूरी। तो उसमें देखो, जिसने वो गाना लिखा है कैसे हुआ, क्यों है हुआ, वो दोनों चीज़ जानता था। तो भैया कार्य सिद्धांत क्या होता है और प्रत्यक्ष समुत्पाद क्या होता है और नीतिवाद क्या होता है। तो एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें ला दी एक ही गाने में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतना ज़रूरी क्यों हुआ, है कि नहीं? तो इतिहास में नीतिवाद क्या बोलता है? नीतिवाद क्या है कि जो कुछ भी घटित होता है उसके निश्चित कारण होते हैं। यदि कारण बदल जाए तो परिणाम भी बदल जाते हैं। क्या? नीतिवाद क्या बोलता है कि जो भी घटना होती है, जो भी कुछ होता है, उसके पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, अधिक कारण बदल जाते हैं, तो घटनाएँ बदल जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ऐसा होता हो, बट कहीं न कहीं ये भी तो क्यों पे जा रहा है कि घटना क्यों हो रही है। भाई भले ही पहले से कारण डिसाइड है, इन्होंने क्या, इन्होंने कारण पे फोकस किया है नीतिवाद वालों ने, कि कारण जो है उसके हिसाब से घटना होगी। बट घटना के पीछे जो कारण आ रहा है ना, तो कार्य कारण सिद्धांत में यही बात आती है कि इतिहास में कोई भी घटना होती है, कोई भी घटना होती है, उसके पीछे कारण होता है। नीतिवादी क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि नीतिवादी बोलते हैं जो घटना है ना, घटना कारण के अनुसार बदल जाती है। यदि कारण आपको बदल जाता है, कारण चेंज हो जाए, कॉज आपका चेंज हो जाए, तो इवेंट भी आपकी चेंज हो जाएगी, घटना भी चेंज हो जाएगी। बट इसमें भी तो यही बात समझ में आ रही है कि भई ये घटना कारण पे डिपेंड कर रही है। किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है कि नहीं? नीतिवाद के समर्थक कौन है? हीगल है। हीगल महोदय आपके किसके समर्थक माने जाते हैं? उनके अनुसार इतिहास का प्रवाह निश्चित नियमों और तर्कसंगत प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। ये आपको याद है ना, पूछा गया सेंटेंस आपके एग्जाम में। ये सेंटेंस आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन बोलते हैं? ये ना, कि इतिहास का प्रवाह निश्चित नियमों और तर्कसंगत प्रक्रियाओं के अनुसार चलता है, हीगल महोदय बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इतिहास में संयोगवाद क्या होता है? तो नीतिवाद के विपरीत एक विचारधारा क्या संयोग को मानती है। मतलब कोई इंसिडेंट या चांस होते हैं, परिणाम होते हैं, उनके परिणाम होते हैं। संयोग, संयोग। ऐसा संयोग हुआ तभी जाके ऐसा हुआ। जैसे मुझे यहाँ से, जैसे मैं बोलूँ, मैं पहले सिर्फ यूपीएससी और पीएससी वालों के लिए पढ़ा रहा था ऑफलाइन में। ठीक है ना? ऑनलाइन यूपीएससी वाले चल रहे थे, ऑफलाइन में पीएससी और एसएससी चल रहा था, ठीक है ना? अभी आपके लिए मैराथन क्लास लास्ट में आई थी, इसके लिए नेट के लिए। नेट के लिए मैंने शुरुआत ही की थी पढ़ाने के लिए, सेट के लिए, नेट के लिए, बट इतना अच्छे से डेडिकेटेड नहीं था। बट जब मैं एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास में जॉइन किया मैंने, ऑफलाइन सहयोग मिला, ऑफलाइन कोचिंग क्लास मैंने जॉइन किया, तो वहाँ मुझे इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर बनने को सहयोग मिला। क्यों? मैंने कुछ इंटरव्यू दे रखे हैं, कुछ इंटरव्यू दे रखे हैं मैंने, अच्छे-अच्छे अथॉरिटी के अच्छे-अच्छे एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं किसके दे रखे हैं। मैं बस शून्य बताता हूँ कि मैं शून्य हूँ। आप में से कई के वैसे सर आपका जेआरएफ हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, आपका पीएससी हो गया। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं 0 12th पास आउट हूँ, मैं इतना बोलता हूँ। आज भी मैं अपने आप को 12th पास आउट ही मानता हूँ, ठीक है ना? तो क्या मैंने इंटरव्यू दे रखे थे, तो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू बोर्ड में बैठने का मौका मिला। जब इंटरव्यू बोर्ड में वहाँ पे बैठा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, वहाँ पे 45 प्लस एज के बच्चे भी इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, मॉक इंटरव्यू। मेरी बात एक बात समझ में आई कि बच्चा यदि यूपीएससी में लगा हुआ है, पीएससी में लगा हुआ है, और आप यूजी तो कर ही रहे हैं, बट आप पीजी छोड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ पीजी रेगुलर ना करके प्राइवेट कर लो, अपनी एसएससी, यूपीएससी, पीएससी कुछ भी करते रहो। लेकिन यदि आप पीजी कर लेते हो, तो आपके पास एक रास्ता नेट और सेट का भी खुल जाता है। आप लोग जेआरएफ के पीछे भागते हो, मैं बोलता हूँ जेआरएफ के पीछे मत भागो। अगर आप जेआरएफ के पीछे भाग गए ना, आपके 5 साल बन जाएँगे। पीएचडी में 5 साल बन जाएँगे, फिर आप बेरोज़गार ही निकलोगे बाद में। आपको सिर्फ 5 साल की जेआरएफ की फेलोशिप दिख रही है। बट मैं बोलता हूँ नेट और सेट के पीछे भागो कि आप नेट क्वालीफाई हो जाओ। या तो आप यदि आपको पैसे तुरंत चाहिए, तो आप किसी कॉलेज में, छोटे-बड़े कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर लो, गेस्ट फैकल्टी में। आपको महीने का 40 से 45 हज़ार मिल जाता है। या फिर आप कुछ, आपके पास समय, आपको पैसा नहीं चाहिए, तो फिर जीआरएफ के पीछे मत भागो। आपका नेट हो गया ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे भागो। किसके पीछे? असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे भागो, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे आप भागते हो ना, तो आपको बहुत जल्दी आसानी से जॉब मिल जाती है। इसमें एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर मैं सबसे मानता हूँ, जिसमें ना मेंस होता है, कुछ होता है। हाँ, माइनस मार्किंग होने लग गई है, तो थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो गया। बट इसमें क्या है, आपकी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। आपके अलग-अलग सब्जेक्ट से अलग-अलग वैकेंसी आती हैं। अलग-अलग कॉम्पिटिशन। अभी जैसे हिस्ट्री में 58 वैकेंसी आई हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। लास्ट टाइम आई थी 91 वैकेंसी आई थी। उसके पहले 121 वैकेंसी आपके सामने आई थी। आने वाले समय में हो सकता है कुछ और कम हो जाए या कुछ बढ़ जाए। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक नया ऑप्शन है नेट सेट का, और ऐसे हर स्टेट में आपकी वैकेंसी आती है, हर स्टेट में। ये अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन है, चाहे गेस्ट फैकल्टी ले लो या परमानेंट मेंबर हो जाओ। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड का। एक मैम आई हुई थी इंटरव्यू देने के लिए।
उनकी एज लगभग आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोअर कास्ट से थी, तो उनकी एज लगभग 48 के आस-पास थी। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था, मैम मैं आपको जॉब क्यों दूँ? जब आपका रिटायरमेंट का समय बहुत नज़दीक है, 10 से 12 साल में आपको रिटायर होना है, तो मैं आपको जॉब क्यों दूँ? जॉब क्यों प्रेफ़र करूँ? तो उनका कहना था वो सोशियोलॉजी से थी और एक 45 ईयर के सर भी आए थे, भोपाल से थे, इंटरव्यू बोर्ड में, मतलब उनका इंटरव्यू लिया था, वो भी 45 के थे। उन दोनों से एक ही क्वेश्चन किया था, मैं आपको जॉब क्यों दूँ परमानेंट? जब आपकी एज रिटायरमेंट की, तो आप सिर्फ़ पेंशन के लिए जॉब ले रहे हो। तो उन्होंने बोला, "सर, मैं पेंशन के लिए जॉब नहीं ले रही हूँ, मैं परमानेंट के लिए जॉब ले रही हूँ। मैं पढ़ा तो पहले से रही हूँ, एज़ अ गेस्ट फैकल्टी, एज़ अ गेस्ट मेंबर पहले से पढ़ा रही हूँ और सेविंग्स मेरे पास अच्छी खासी है, मेरे को कोई नीड नहीं है कि आप पेंशन दो या कुछ करो। मैं तो सिर्फ़ इसलिए एग्ज़ाम दे रही हूँ, चांस आया था, सामने देखा एग्ज़ाम में दे लो, हो गया तो परमानेंट का लग जाएगा, नहीं तो गेस्ट तो मैं ही, और मैं ऐसे यहाँ पे गेस्ट हूँ, आपको कोई परमानेंट आया नहीं।" मैंने बोला, "यदि आपको ठीक है परमानेंट नहीं देता हूँ, तो आपकी गेस्ट जॉब चली जाएगी।" बोले, "मुझे कोई इश्यू नहीं, मेरी जॉब भी चली जाएगी गेस्ट वाली ना, परमानेंट नहीं होता हूँ, मेरी गेस्ट फैकल्टी वाली जॉब चली जाती है, कोई वहाँ पे आ जाता है।" तो मैंने इतना हुनर कर रखा है कि कहीं न कहीं मुझे मिल ही जाएगा, नंबर 1 तो। और दूसरा, मुझे अपनी लाइफ़ से सैटिस्फैक्शन, बच्चों को पढ़ा लिया है। लगभग मैंने अभी तक 15 से 20 बच्चों को पढ़ा लिया है, मेरी लाइफ़ से सैटिस्फैक्शन हो गया कि 15 से 20 जानते हैं। तो आगे का मुझे नहीं है। बट इतना है कि यदि मैं परमानेंट मेंबर बनती हूँ, तो आगे जाके राज्यपाल इत्यादि के चांस खुल जाते हैं, प्रेसिडेंसी के लिए चांस खुल जाते हैं, कुछ बड़े-बड़े पदों के लिए चांस खुल जाते हैं। इसलिए मैं अभी भी ट्राई करूँगा मुझे परमानेंट मिल जाए। तो गेस्ट फैकल्टी वो चांस नहीं खुलते जो परमानेंट में खुल जाते हैं। बहुत शानदार अवसर वहाँ पे लगा था कि ना आगे तक का सोचा, तब जाके इस एज में कॉम्पिटिशन कर रही हैं, ठीक है ना? तो अब तो भी 25, 26, 28 की हो, तो क्यों घबरा रहे हो? मत घबराओ। बस सही रास्ता चुनो, थोड़ा-सा इनकम का सोर्स बनाओ बस, और फिर आप आगे बढ़ जाओ। हम लोग क्या घबराते हैं, हम लोग ज़रूरत, किसी भी चीज़ को ज़रूरत मत बनाओ। यदि आपने जेआरएफ को ज़रूरत बना लिया ना, जैसे कई बच्चों को, सर जेआरएफ हो गया तो क्या करना है? नेट हो गया तो जेआरएफ के लिए कैसे करना है? अरे आप जेआरएफ के पीछे मत भागो, आप तो नेट और एपी के पीछे भागो, नेट और एपी के पीछे ब इसके अलावा किसी के पीछे मत भागो। तो बात कहाँ से संयोग से लेके कहाँ पहुँच गए? संयोग से लेके एक्सपीरियंस पे आ गए हम लोग। संयोग यही बोलता है कि मुझे सहयोग वहाँ से मिला, इंटरव्यू में जब वहाँ पे बैठा मैं, तो मुझे लगा यार बच्चों के लिए एक नया रास्ता दिखा सकता हूँ, एक नया मौका आपके पास है, तो सहयोग मुझे वहाँ से मिला और मैंने वहाँ से समझा क्या होता है नेट, क्या होता है सेट, और अच्छे से समझा। अब इंटरव्यू तक के लिए मैं तैयार हूँ, इवन आपकी पीएचडी थीसिस तक मैं आपको लिखवाने में हेल्प करता हूँ। अभी 2-3 लोगों को मैंने प्रपोज़ल बनाया है पीएचडी के लिए। आपका भी जब हो जाए ना जीआरएफ, आपको लगे पीएचडी करना है, तो प्रपोज़ल बनाऊँगा। आपको लगे नहीं एपी का एग्ज़ाम देना है, एपी के लिए भी आपके लिए सहयोग में आपके खड़ा हूँ मैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो नीतिवाद के विपरीत विचारधारा क्या मानती है कि इतिहास के संयोगों का परिणाम है। इतिहास घटनाओं का वह क्रम है जिसका निर्धारण संयोग करते हैं और जिनके कारण सामान्य या तुच्छ हो सकते हैं। इसे क्लियोपेट्रा की नाक सिद्धांत भी कहते हैं, क्लियोपेट्रा की नोज थ्योरी भी कहते हैं। इस वजह क्या, क्लियोपेट्रा की नाक थोड़ी छोटी होती तो विश्व इतिहास की दिशा बदल जाती। क्लियोपेट्रा की नाक छोटी थोड़ी होती। अब यहाँ पे कुछ आपको रोमन साम्राज्य की कुछ बात आती है, थ्योरी है, मुझे कहानी याद नहीं आ रही है। बहुत शानदार कहानी है कि युद्ध को रोकने के लिए मतलब झुक, यहाँ पे महाभारत का एग्जाम्पल ले लो सीधे। यहाँ पे समझ लो महाभारत का एग्जाम्पल ले लो, संयोग कैसे? यदि भैया युधिष्ठिर और भीम और नकुल सहदेव, पंच पांडव और कौरव, यदि कौरवों की नाक छोटी सी छोटी होती तो कुछ सुई की नोक एक 5 गाँव दान में दे देते तो क्या दिक्कत जा, 5 गाँव देते, ऐसे हम दानों में कितने देते रहते, 5 गाँव दान में दे दिए, तो हमारे इतिहास में महाभारत नहीं होता। लेकिन नहीं, नाक बड़ी थी उनकी, नहीं। अर्थात कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ भी क्या इतिहास की बड़ी धारा को प्रभावित करती है। जैसे महाभारत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना? चलो, इतिहास में कल्पना क्या होती है? कल्पना, अपना हेडिंग लिखा है ना कल्पना। कल्पना क्या होती है? आप सुनना गौर से। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बता रहा हूँ, कल्पना है क्या चीज़, है ना? आप बताओ, आपके पास इतिहास को जानने के 2 प्रकार के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत आपके पास हैं। आप साहित्यिक स्रोतों को पढ़कर यदि उनकी भाषा शैली कलात्मक ढंग, तो अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, उस समय पे ऐसा कुछ चल रहा था। बहुत शानदार अनुमान लगा लोगे। लेकिन क्या पुरातात्विक स्रोतों का आप सामग्री को देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हो उस समय पे क्या चल रहा था? कहीं पे आपकी कल्पना काम में आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से औजारों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार से घरों का प्रयोग करते थे, नगर का प्रयोग कैसे करते थे। तो मतलब कहने का है, कल्पना क्या है आपका? कल्पना आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको स्रोतों के माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत करने में मदद करती है। क्या? स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत करने में आपकी मदद करती है। यही आपकी कल्पनाशीलता, कल्पना है। कि ना, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कल्पना के बारे में
कि इतिहास केवल तथ्यों का विश्लेषण नहीं है, इतिहासकार को कल्पना शक्ति की आवश्यकता भी होती है, ताकि वह अतीत की परिस्थितियों को जीवंत रूप में पुनर्सृजित कर सके, रिकंसंट्रेट कर सके। परंतु यह कल्पना सत्य और साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, अन्यथा इतिहास कपोल कल्पना बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको सिंधु घाटी सभ्यता का, दिया कि नहीं? ठीक, चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतिहास में क्या कार कारण ही घटनाओं को तर्कसंगत अर्थपूर्ण बनाता है, वही कल्पना इतिहास को जीवंत और संवेदना प्रदान करती है। आप चाहो तो आप एक ऐसा कुछ ग्राफ बना लें, कोई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका, क्या कि कार कारण क्या करता है आपको, कार्य कारण क्या करता है, कार्य कारण आपको तार्किक व्याख्या करने की क्षमता देता है, तार्किक व्याख्या करने की क्षमता देता है। वहीं आपकी कल्पना क्या करती है, कल्पना आपको समग्रता और सजीवता देती है। क्या? समग्रता व सजीवता आपको देती है। इसको आपको याद कर लेना, तो आपको लिख लेना, ठीक है ना? चलो, ठीक ना? ठीक, चलो। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, आपकी कमेंट्स नहीं आती, कमेंट आपको जोर तोड़ से करना है, लाइक भी करना है, और सब्सक्राइब भी करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो। इससे क्या होता है कि क्लास आपके लिए अपलोड करता हूँ, तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं, क्लास आपके सामने आ चुकी है। तो इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो, सब्सक्राइब रखो बिल्कुल से, क्योंकि क्लास अपलोड होती है और लिंक मैं शेयर करता हूँ, आपके पास नहीं पहुंचती नोटिफिकेशन, तो आपको उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो आप क्या करो, क्लास को ऑन रखो, नोटिफिकेशन को, ठीक है ना? क्या, नोटिफिकेशन को ऑन रखो आप, ठीक है ना? चलो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।